जय हिंद दोस्तों। आज के टेस्ट सीरीज डिस्कशन में हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो तुम्हारा अभी रिसेंट टेस्ट हुआ है, टेस्ट नंबर 6, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो कम टू दोज क्वेश्चंस। और देखो, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से तुमको बता देता हूँ ये डिस्कशन का एनालिसिस का पर्पस क्या है। टेस्ट तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, बट मैं पिछले 5-6 टेस्ट से ये देख रहा हूँ कि सिली मिस्टेक्स के वजह से कई बार जो आता हुआ क्वेश्चन है जो बनना चाहिए, और वो बनना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में बनेगा ही नहीं तो फिर कैसे कट ऑफ भी क्लियर होगा, कैसे अच्छे मार्क्स फिर मेंस में आएंगे। तो वो सिली मिस्टेक्स ना, जो पहले टेस्ट में किया था वो आगे तो मत करो। जो स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं, जो अपने मिस्टेक से सीख रहे हैं, उनके स्कोर में मैं देख रहा हूँ इंप्रूवमेंट हो रहा है। और बाकी कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग अपने गलतियों से भी सीख नहीं रहे हो। एंशिएंट हिस्ट्री का भी मैंने एनालिसिस करवाया था, तो क्वेश्चन देखकर यही हम सीख रहे थे ना कि कहां पर अगर हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, 3 दिए हैं, 3 में से एक स्टेटमेंट भी आ रहा है, कहां कॉमन सेंस लगाकर उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको छोड़ सकते हैं ताकि नेगेटिव कम आए। तो ये ना अपने टेस्ट पेपर के एनालिसिस से, टेस्ट पेपर के डिस्कशन से सीखो। नहीं अप्लाई करोगे ये लर्निंग तो फिर ये टेस्ट देने का फायदा क्या होगा गाइस? सिर्फ टेस्ट में अपीयर कर लेने से एग्जामिनेशन में नहीं स्कोर अच्छे होंगे ना। सो दैट्स व्हाई लर्न फ्रॉम इट। आज जो ये मैं डिस्कशन तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, कल टेस्ट होने वाला है ना 9th को, तो 9th को जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उससे पहले तुम्हारा इस टेस्ट का डिस्कशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, एनालिसिस कंप्लीट कर लो और फिर कल वाले टेस्ट में बेटर परफॉर्म करो। तो ये डिस्कशन का रिकॉर्डिंग अभी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, गो थ्रू इट ताकि कल वाले टेस्ट में बेटर परफॉर्मेंस हो। राइट? गलतियां मैंने क्या देखी जो तुम्हारे ओएमआर में देखने को मिल रहा है, तुमसे मिल रहा है कि तुम करेक्ट इनकरेक्ट अभी भी नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। आइडेंटिफाई करो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट्स को पूरी तरह से केयरफुली नहीं पढ़ते हो, आधा पढ़कर ही आंसर पे पहुंच जा रहे हो, कंक्लूजन पर। ये सब मिस्टेक्स अवॉइड करो। पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद देखो कहाँ करेक्ट कहाँ नॉट करेक्ट पूछ रहा है। केयरफुली स्टेटमेंट को पढ़ो। एक स्टेटमेंट में 2 पार्ट होंगे, जहां एक पार्ट तो ट्रू होगा बट दूसरे पार्ट में फॉल्स स्टेटमेंट हो सकता है। सो ये सब पे ध्यान दो, तब जाके कंप्लीट हमारा आंसर सही हो पाएगा। ओके, पे अटेंशन टू दिस थिंग्स। सब सही करना है धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन क्या था टेस्ट नंबर 6 का? ये टेस्ट 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी किससे रिलेटेड है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से। एक पुर्तगीज गवर्नर था जिसको इस पर्पस के साथ भेजा गया था कि गो एंड सिक्योर पुर्तगीज इंटरेस्ट इन इंडिया, स्पेशली इंडियन ओशन वाले रीजन में। इंडियन ओशन और पास में, इंडियन ओशन के पास क्या पड़ेगा उसके साथ में? अरेबियन सी, उस रीजन में, ताकि पुर्तगीज ट्रेड अच्छा हो सके। तो अल्मेडा आकर ये ब्लू वाटर पॉलिसी अडॉप्ट करता है, हनी सिंह की तरह ब्लू है पानी पानी बोलकर, और फिर उसको अल्बुकर्क भी आगे कंटिन्यू करेगा, बाकी पुर्तगीज गवर्नर भी कंटिन्यू करेंगे। इसी ब्लू वाटर पॉलिसी में एक पार्ट था कैरटैज सिस्टम का, था ना? कैरटैज सिस्टम क्लास में पढ़ा है हमने। कैरटैज सिस्टम, इलीगल वसूली करना। जैसे 2 टाइप के कलेक्शन होते हैं रोड पर, हाईवेज पर। एक होता है टोल टैक्स कलेक्ट करना, वो सरकार कलेक्ट करती है, दैट इज लीगल। एक होता है कुछ भाई लोग, दादा लोग हाथ दिखाकर कलेक्ट करते हैं, दैट इज इलीगल। ये पुर्तगीज वही कर रहे थे। कैरटैज सिस्टम, कैरटैज सिस्टम, इलीगल ट्रेड परमिट, इलीगल कलेक्शन, इसी ब्लू वाटर पॉलिसी का एक पार्ट होगा। आ जाओ अब क्वेश्चन पे। इट वॉज एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग पुर्तगीज नेवल डोमिनेंस इन द इंडियन ओशन। हाँ, एकदम सही बात है। द पॉलिसी ऑल्सो प्रायोरिटाइज टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑन द इंडियन मेनलैंड। अब नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी, इसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन से क्या लेना देना है? कैसे सही होगा? ये गलत होगा। पूछ क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, 2। और अगर आप यहां पे बोथ A1 एंड 2 सेलेक्ट करके आए हो तो सही करो, नहीं करनी है ये गलतियां। ब्लू वाटर पॉलिसी इंडियन ओशन अरेबियन सी वाले रीजन में डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए था, लैंड रूट पर या इंडियन मेन लैंड में टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए नहीं। वो तो उसके वजह से धीरे धीरे ये अपने पावर को एक्सपेंड करेंगे, अल्बू करके आएगा। और एलेक्जेंडर के बाद ये नेक्स्ट यूरोपियन था जिसने इंडिया में एक टेरिटोरी जीती थी, गोवा, गोलकोंडा के बीजापुर के सुल्तान को हराकर, यूसुफ आदिल शाह को, आदिल शाही डायनेस्टी का था। सो सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। यहां पे कुछ बैटल हैं एंड यू नीड टू मैच दिस बैटल्स
रिलेटेड टू देयर काउंटर पार्ट्स, कि वो बैटल किन ग्रुप्स के बीच हुए, क्या उनसे इन्वॉल्व थे। बैटल ऑफ वांडीवास है, बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और देखो एनालिसिस जब कर रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर तो देखेंगे ही, लेकिन इस क्वेश्चन से और क्या बन सकता है वो भी ध्यान रखना है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है किसके बीच, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो कि लोदी डायनेस्टी का लास्ट सुल्तान होगा, बड़ा एरोगेंट सुल्तान था, निकम्मा था, किसी काम का नहीं था। बाबर उसको हराता है, बहुत इजीली हराता है, और इंडिया में मुगल डायनेस्टी स्टेब्लिश करता है, एंड दिल्ली सल्तनत खत्म होती है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जब शेरशाह सूरी ने 1540 के अराउंड हुमायूं को इंडिया से निकाल दिया और सूर डायनेस्टी स्टेब्लिश किया, देन अगले 15 साल तक सूर एम्पायर के रूलर अफगानी रूलर्स इंडिया में थे। फिर उनको खत्म करने के लिए एक लड़ाई होगी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। उनके खत्म होने के बाद हुमायूं वापस आता है और वापस आके जो मुगल थ्रोन है या फिर इंडिया का थ्रोन है उसको रिक्लेम करता है, लेकिन अफगानी खत्म हुए नहीं थे, सूर डायनेस्टी खत्म हो चुकी थी बट बचे थे कुछ। उसी में से एक राजा हेमू आता है जो कि अफगानीज के सपोर्ट से लड़ रहा था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हुमायूं की डेथ हो जाती है सीढ़ियों से गिरकर, और अकबर जो कि एक अंडर एज किंग था, हेमू उसको चैलेंज करता है। अकबर को इस सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, बैरम खान। सो बैरम खान अपनी टैक्टिक्स को यूज करके, अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को यूज करके हेमू को मारता है, और इस तरह से सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर वर्सेस हेमू, जिसमें अकबर को बैरम खान रिप्रेजेंट कर रहा था, वो हुआ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अच्छा, दो बैटल हो चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड बैटल। फर्स्ट बैटल के बाद ये डिसाइड हुआ कि इंडिया पे कौन रूल करेगा, मुगल। सेकंड बैटल के बाद ये डिसाइड हुआ कि इंडिया पे अकबर रूल करेगा, मुगल। थर्ड बैटल के बाद अहमद शाह अब्दाली को जीत मिली। इसको अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी भी बोलते हैं, एक ही चीज है, अफगानी था। इस बैटल में मराठा पावर बुरी तरह क्रश होती है। Thousands of Marathas died within few days of the battle. तो मराठा तो हार चुके हैं, विक्ट्री मिली है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुरानी को, बट इसके बाद इंडिया में अफगानी रूल नहीं स्टार्ट होता है। दैट्स व्हाई हिस्टोरियंस ऐसे काउंट करते हैं that while the first and the second battle of Panipat decided that who would rule in India, कौन इंडिया में रूल करेगा, on the other hand the third battle of Panipat decided who would not rule on India, कौन नहीं करेगा, मराठा नहीं करेंगे। इवन अहमद शाह अब्दाली भी वापस अफगानिस्तान चला जाता है, बचते हैं यहाँ पे ब्रिटिश। ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में हमें याद रखना है। तो अभी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पढ़ने के टाइम में हमने तीनों बैटल ऑफ पानीपत भी देख लिया। अब बच क्या गया, बच गया यहाँ पे बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर हमेशा पढ़ते हैं, बैटल ऑफ वांडीवास इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच है, और बैटल ऑफ बक्सर में क्या हो गया, इंग्लिश वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल। कौन सा नवाब ऑफ बंगाल, मीर कासिम, डिपोज्ड नवाब, भगाया हुआ था उसको। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल एम्पायर शाह आलम। तो आई थिंक ये तीनों आपस में मैच्ड ही हैं, 1A से 2B से 3C से। आंसर क्या होगा, 1A 2B 3C, 1A 2B 3C। 4B है क्या कुछ, अच्छा 4B है। बैटल ऑफ पलासी इंग्लिश वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल, कौन सा नवाब, सिराजुद्दौला। हो गया, आंसर मिल गया। और ये एनालिसिस हमें करना था, हमने एनालिसिस कर लिया। यू नो अबाउट बैटल ऑफ पलासी, कि किस तरह से सिराजुद्दौला का जो मिलिट्री कमांडर था, जो उसका सेनापति था मीर जाफर, बड़ा धोखेबाज था, उसको खुद नवाब बनना था, क्लाइव ने उसको अपने फेवर में कर रखा था, एंड दैट्स वाई बिना लड़े, एक्चुअली बिना लड़ाई किए, बैटल ऑफ पलासी का रिजल्ट किसके फेवर में, ब्रिटिश के फेवर में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पोर्तुगीज रूल इन इंडिया इज आर नॉट करेक्ट। ध्यान दो, इन सब पे ध्यान नहीं देने की वजह से अगर गलती कर रहे हो तो अब नहीं, 6 टेस्ट हो चुके हैं, इससे ज्यादा नहीं। कल वाला भी जो टेस्ट होगा ना, कल भी मैंने ऐसे कई क्वेश्चन डाले, करेक्ट नॉट करेक्ट, करेक्ट नॉट करेक्ट, सही करना है तुमको केयरफुल्ली पढ़कर, राइट? क्योंकि डू नॉट एक्सपेक्ट कि हम तुमको इजी क्वेश्चन देंगे, किसी टेस्ट पेपर में तुमको इजी क्वेश्चन तो नहीं दिया जाएगा ना, तुमको मेहनत इतनी करवाई जाएगी, ऐसी तैयारी करवाई जाएगी कि तुम एक्चुअल एग्जामिनेशन में नहीं घबराओ, लेकिन सीखते जाओ, राइट? नॉट करेक्ट ढूंढना है। द पुर्तगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू एस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया। सही बात है, पुर्तगीज ही तो थे पहले ट्रेडिंग पावर, ट्रेडिंग पोस्ट एस्टेब्लिश करने वाले, कालीकट कोचीन में। गोवा वाज द फर्स्ट टेरिटोरी एक्वायर्ड बाय द पुर्तगीज। नहीं, नॉट गोवा वाज द फर्स्ट टेरिटोरी, पहले कालीकट ना, पहले कोचीन वाला रीजन।
तभी तो यहाँ अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं। द पुर्तगीज इंट्रोड्यूस्ड क्रॉप्स लाइक टोबैको, कैस्यू नट्स, पाइनएप्पल्स, यूज ऑफ कोकोनट हस्क, प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ रहा था। टू ओनली। बन गया ये क्वेश्चन बहुत सिंपली। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स विद द लोकेशन ऑफ देयर फर्स्ट फैक्ट्री। अब टेस्ट के ड्यूरेशन में कई लोग मुझे बोल रहे थे कि सर दो बार मसूलीपट्टनम लिखा है, तो ठीक है ना, 2 बार मसूलीपट्टनम लिखा है, क्या दिक्कत है। फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री कहां पर लगी थी, कई बार तुम लोगों को बताया है, बाकियों पे बाद में जाएंगे, पहले ब्रिटिश की बात करें। फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एट मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम। क्यों, टेम्पररी नेचर का फैक्ट्री था। हॉकिंस ने परमिशन तो मांगा था सूरत में खोलने का, बट वो परमिशन नहीं मिला था। तो तुम लोग जो पूछ रहे थे टेस्ट में कि सर इसका तो सूरत होना चाहिए आंसर, क्यों सूरत होना चाहिए, फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में नहीं है, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सूरत में है। लेकिन सूरत पहुंचने से पहले बैटल ऑफ सोवाली होल होगा, ब्रिटिश पुर्तगीज को हराएंगे, तब जाके 1612 और 13 में सूरत में फैक्ट्री लगेगी, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत। बट इसके बीच 4 साल का गैप है, 4 इयर्स का, अराउंड 3 to 4 इयर्स का। ये फैक्ट्री 1609 के अराउंड लग चुकी थी, ये 1613 के अराउंड लगेगी। मैच करते हैं। पुर्तगीज पहली फैक्ट्री कालीकट, डच पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, इंग्लिश पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, फ्रेंच पहली फैक्ट्री पौंडीचेरी। अब इसके अकॉर्डिंग सुटेबल ऑप्शन चूज कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंच पौंडीचेरी 4 के साथ डी, डच मसूलीपट्टनम, पुर्तगीज कालीकट 1C 4D 2A 3B, ए इज द आंसर। बन गया ये। क्यों कंफ्यूजन हो रहा था इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हें, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है तुमसे। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी समझने का मन करता है बहुत लोगों को, तो क्रोनोलॉजी समझते हैं ना। बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पलासी जिसमें सिराजुद्दौला अपने ही सेनापति के धोखे की वजह से हारता है, मीर जाफर की वजह से मारा जाता है। फिर बैटल ऑफ बक्सर 1764, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सबसे पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट करवा ले। कब हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट, 1600 में। उस टाइम में इंडिया में किसका रूल चल रहा था, इन इंडिया, तो मतलब इसका इस्टेब्लिशमेंट तो हो रहा है लंदन में, ऐसा नहीं कंफ्यूज करना, बोलना कि सर ये इंडिया में बना था। इस टाइम में इंडिया में रूल किसका चल रहा है, रूल इन इंडिया, तो इंडिया में रूल चल रहा है किसका भाई, अकबर का। जब ये लोग आएंगे 1608 के अराउंड, तब इंडिया में रूल किसका चलेगा, जहांगीर का, कैप्टन हॉकिंस, जहांगीर अकबर का बेटा सलीम। तो सबसे पहले 4 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3, 4 1 2 3 है क्या कहीं पर, है ना, ये रहा करेक्ट। 4 क्वेश्चन अभी तक किए हैं, 5 क्वेश्चन किए हैं, पांचों सही होने चाहिए थे। अगर गलत हो रहे हैं तो देखिए कैसे, क्यों गलत हुए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था जहां गलती करो तुम। ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चंस तो मैं तुमसे नहीं एक्सपेक्ट करता कि तुम गलत करो। द बैटल ऑफ पलासी वॉज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट स्टार्टेड द रियल कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रियल कंसोलिडेशन नहीं था, धोखे से हराया था, धोखे से हराया था ना, मीर जाफर क्लाइव के साइड मिला हुआ था। एक्चुअली में बैटल ऑफ पलासी लड़ा भी नहीं गया, कुछ घंटे की लड़ाई थी। सिराजुद्दौला जो नवाब ऑफ बंगाल है, बैटल ऑफ पलासी में 1757 में अपने पर्सनल बॉडीगार्ड और कुछ भरोसेमंद सोल्जर्स के साथ लड़ता है। तो रियल कंसोलिडेशन यहां से नहीं है, रियल कंसोलिडेशन बैटल ऑफ बक्सर के बाद होगा, जब सही में एक क्लोजली कंटेस्टेड बैटल में हेक्टर मुनरो कंबाइंड आर्मी को हराएगा इंडियन साइड के। फर्स्ट इज रॉन्ग। द बैटल वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मराठाज, ये तो पूरी तरह से रॉन्ग है। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लेड बाई रॉबर्ट क्लाइव, सही। द विक्ट्री वॉज प्राइमली ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ मीर जाफर हु वॉज कमांडर ऑफ नवाब आर्मी, सही। तो अगर ये सही है तो 1 ऑलरेडी वैसे भी गलत होगा पढ़ने के टाइम में। पूछ क्या रहा है, नॉट करेक्ट ना, 1 and 2 ओनली, कहीं दिख रहा है क्या 1 and 2 ओनली, यस 1 and 2 ओनली। बन गया हमारा आंसर। नेक्स्ट,
और ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ मद्रास। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, कोई ट्रीटी की जरूरत नहीं पड़ी थी। देखो इसको कैसे याद रखना, इसके लिए मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ शॉर्ट करके, और ये ट्रिक खुद से ही बनाया है, तुम भी बना सकते हो यार, कुछ नहीं है। तुम अपना दूसरा ट्रिक बना लोगे तो भी चलेगा। मैडमैन सागा भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। देखो मैडमैन कैसे करना है, देखिए क्या करना है। मैड मैन सर, मैडमैन सर, मैड फॉर मद्रास। तो हमारा जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है किससे, मैड से। मैड के बाद मैन, मैन बोले तो मैंगलोर। तो सेकंड वर्ड मैन है, तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर किससे, मैंगलोर से। मैडमैन सर, सर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर किससे, सेरिंगपट्टम से। मैडमैन सर बना लो ऐसा ही एक ट्रिक, मैडमैन सर। ऐसे कई 100 ट्रिक होंगे, तुम्हारे पास भी कुछ होंगे। हो गया मैडमैन सर, मैडमैन सर ही ये ऑर्डर है। मैड मैन सर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ में जरूरत नहीं पड़ेगा। और देखो एंग्लो मैसूर वॉर के लिए ना आज बैठ के मैंने तुम्हारे लिए एक माइंड मैप बनाया है। इस तरह से तुमको मैंने एंग्लो कार्नेटिक वॉर के लिए भी माइंड मैप से पढ़ाया था, एंग्लो मैसूर वॉर के लिए भी मैंने तुम्हारे लिए माइंड मैप बना दिया है। अभी अटैच कर दूंगा तुम्हारे साथ में, कमेंट में अटैच कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लो। अच्छा एक और जो स्मार्ट के स्टूडेंट है उनके लिए तो है ही, वो तो हमसे मिल ही रहे हैं, हमसे बात कर ही रहे हैं। जो स्टूडेंट यूट्यूब के थ्रू या बाकी मीडियम से हमसे कनेक्टेड हैं, सो फॉर यू गाइज ऑल्सो, आपको भी अगर हमसे मेंटोरशिप चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ना एक फॉर्म रहेगा मेंटोरशिप का, फिल दैट फॉर्म सो दैट यू कैन टॉक टू अस फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, मेंटरशिप के लिए, अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। ये देखो मैं एंग्लो मैसूर वॉर के जो माइंड मैप की बात कर रहा था, एंग्लो मैसूर वॉर, ये अभी अटैच कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए। एंग्लो मैसूर वॉर करना क्या है हमको माइंड मैप में, तो पहले हम एंग्लो मैसूर वॉर की बात कर रहे हैं, मतलब ब्रिटिश वर्सेस मैसूर रूलर्स के बीच जो वॉर हो रहा है। कितने वॉर है, 4 वॉर है, 4 एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर तो पढ़ना कैसे है, ये ईयर वगैरह तो यहाँ लिखा हुआ ही है, सिर्फ ईयर तो तुमसे पूछ नहीं रहा है, तुमसे उससे रिलेटेड इवेंट्स पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आओ, पहले भी मैंने सिखाया मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास में, कोई भी वॉर कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसके फैक्टर्स देखने हैं, क्या मेन इवेंट हो रहा है, क्या ट्रीटी हो रही है, क्या आउटकम आ रहा है, ये 4 चीज को देखना है, वही 4 चीज यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो 2 साइड हैं यहाँ पे, कौन, एक हैदर अली का साइड, हैदर अली मैसूर का रूलर, हैदर अली मैसूर का रूलर, एंड दूसरा साइड कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसको साथ कौन दे रहे थे, मराठाज एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। अब ये हैदर अली भैया कौन है, तो हैदर अली के बारे में जितना कुछ चाहिए वो यहां मैंने मेंशन कर दिया है, कि हैदर अली एक्चुअली में राजा नहीं था, ये तो वोडियार डायनेस्टी के जो रूलर हैं, एक्चुअली में मैसूर के जो रूलर हैं गाइज, सब कुछ मैंने यहाँ लिखा है तुम्हें, वो कौन सी डायनेस्टी मैसूर में रूल कर रही है, वोडियार डायनेस्टी। आपको इनके राजा से नहीं मतलब है, आप कर्नाटक पीसीएस का एग्जामिनेशन नहीं देने जा रहे हो, वो दोगे तो पढ़ लेना। यूपीएससी या एपीएससी या बाकी स्टेट पीसीएस के लिए आप वोडियार डायनेस्टी याद रखिए कि एक हिंदू डायनेस्टी थी, इसी का एक सोल्जर था हैदर अली। लेकिन जब वोडियार डायनेस्टी में इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है तो हैदर अली उसका फायदा उठाता है, एंड देन ही रीच्ड टू द थ्रोन, अपने आप को एम्पेरर या सुल्तान डिक्लेयर कर देता है हैदराबाद मैसूर का। ठीक है, इस तरह से वो वोडियार डायनेस्टी को हटाकर खुद सुल्तान, खुद मैसूर का रूलर बन जाता है। अभी कंटेम्प्रेरी कर्नाटक पॉलिटिक्स में भी ये बात काफी डिस्कस होती है कि हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने कई हिंदू टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए या कई हिंदू पीपल को फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट करवाया था। तो ये हिस्ट्री का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो एक टाइम में हुआ था इंडिया में, काफी अनफॉर्चुनेट रहा, जो नहीं होना चाहिए था। यही हिंदू मुस्लिम के बीच में आपस में लड़ते लड़ते तो हमने देश का बंटवारा कर लिया, पहले भी कभी होता था अनफॉर्चुनेटली। और देखो इसी का तो फायदा ब्रिटिश उठाते थे, इसका फायदा आगे भी उठाएंगे,
अब हैदर अली की हम बात करें तो हैदर अली क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, बोल्ड भी कर दिया मैंने तुम्हारे लिए कि ही इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न मेथड ऑफ ट्रेनिंग अपनी आर्मी में इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो वेस्ट से कौन हेल्प करेगा? फ्रेंच हेल्प करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश तो दुश्मन है। हैदर अली फ्रेंच के साथ जो अपनी प्रॉक्सिमिटी बढ़ा रहा है, तो फ्रेंच के साथ प्रॉक्सिमिटी बढ़ाने से मालाबार कोस्ट भी उसने कंट्रोल करके रखा है। मालाबार कोस्ट मतलब वेस्टर्न कोस्ट। अब ब्रिटिश को ये सारी चीजें पसंद नहीं थी कि तुम फ्रेंच के साथ अपने रिलेशन बढ़ाओ, तुम मालाबार कोस्ट को कैप्चर कर लो। सो लड़ाई हो गई, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर बिटवीन हैदर अली एंड ब्रिटिश, और ब्रिटिश के साथ मराठा और हैदराबाद के रूलर्स, हैदराबाद का निजाम। तो जब पहला बैटल होता है, इसमें हैदर अली ने अपने स्ट्रेंथ को, अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को साबित किया। इवन ब्रिटिश के साथ इसने जो ट्रीटी साइन की थी, कौन सा, मैडमैन सर ट्रीटी ऑफ मद्रास। इस ट्रीटी ऑफ मद्रास में ना ब्रिटिश के ऊपर इसने ऐसे ऐसे चीजें इंपोज की थी जिसकी चर्चा लंदन तक होती थी कि भाई इंडिया में ऐसा कौन सा रूलर आ गया जिसने ब्रिटिश को ट्रीटी ऑफ मद्रास जैसी ट्रीटी साइन करने को मजबूर किया। काफी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी था ब्रिटिश के लिए, ट्रीटी ऑफ मद्रास, राइट। साथ ही साथ दोनों पार्टी ने एग्री किया कि हम लोग म्यूचुअल रेस्टोरेशन बरतेंगे, एक दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। अगर ब्रिटिश के ऊपर कोई हमला करेगा तो हैदर अली उसके सपोर्ट में रहेगा, हैदर अली पे कोई हमला करेगा तो ब्रिटिश उसके सपोर्ट में रहेंगे। कोई फॉलो वॉलो किया नहीं गया था। खैर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर इस तरह से ट्रीटी ऑफ मद्रास से खत्म होता है। आई विल से दिस। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद फिर क्या, दूसरा कौन सा, चलिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर पे आ जाओ। अब जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कि मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास में जो टर्म्स थे जिसको एक्चुअली ब्रिटिश ने नहीं निभाया, जब ब्रिटिश उस टर्म को निभाते नहीं है, दिन ये लोग मिलते कहां पर हैं, सेकेंड कार्नेटिक वॉर में, सेकेंड कार्नेटिक बोल रहा हूं, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली फिर से बड़े बहादुरी से लड़ता है, इवन एक टेम्पररी अलायंस भी बनाता है। देखो टेम्पररी वर्ड हाईलाइट है, किसके साथ, वही मराठा एंड निजाम। लेकिन मराठा एंड निजाम के साथ टेम्पररी अलायंस तो बनाता है, बट फिर भी मराठा एंड निजाम फिर से जाकर किससे मिल जाते हैं, ब्रिटिश से। दोबारा लड़ाई होती है, हैदर अली अपना पूरा जोर लगाता है, पर इस बार ब्रिटिश ज्यादा प्रिपेयर थे। इवन ड्यूरिंग द बैटल, ड्यूरिंग द वॉर, हैदर अली डाइड, लड़ाई में नहीं मारा गया, ड्यू टू कैंसर। ये भी याद रखो, किसके वजह से मरा, कैंसर की वजह से मरा। और जब कैंसर की वजह से मरा तो हैदर अली का जो भी चार्ज था, हैदर अली की जो भी ड्यूटी थी, उसके बेटे के पास आ गई, टीपू सुल्तान के पास। सो इसलिए मैंने क्या लिखा कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली भी है और साथ में टीपू सुल्तान भी है, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी साइड में है। चलिए, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा था, तो जब ये इनकंक्लूसिव वॉर बना हुआ है तो इसको खत्म करने के लिए ये लोग एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। मैड मैन, मैन मीन्स मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होता है। बट टीपू सुल्तान की भी क्लोजनेस थी फ्रेंच के साथ, ब्रिटिश को यह पसंद नहीं था, और ये सारी बातें धीरे धीरे पहुंचेंगी कहां, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। लेकिन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में पहुंचने से पहले थोड़ा हम टीपू सुल्तान के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो इस माइंड मैप में तुम्हारे लिए टीपू सुल्तान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। टीपू सुल्तान से रिलेटेड क्या, कि टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर भी बुलाया जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर बुलाया जाता है। इस टाइगर ऑफ मैसूर ने कुछ अचीवमेंट किए थे, कुछ काम किया था। जैसे इंडिया में रॉकेट टेक्नोलॉजी को सबसे पहले यूज करने का कंट्रीब्यूशन टीपू सुल्तान को जाता है। इवन इट इज सेड कि जो मॉडर्न रॉकेट टेक्नोलॉजी है वो किससे इंस्पायर्ड है, टीपू सुल्तान के रॉकेट टेक्नोलॉजी से। अब ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है, पूरी तरह से सच नहीं है, बट यस कुछ हिस्टोरियन ने ऐसा रेफरेंस दिया। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड सेरीकल्चर, सेरीकल्चर भी मैसूर में, प्रेजेंट डे कर्नाटक स्टेट में इंट्रोड्यूस किया। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम और टीपू सुल्तान की बात करें तो यूरोपियन मॉडल पे इसने भी अपनी आर्मी को रिकंस्ट्रक्ट किया था, जैसे इसके फादर कर रहे थे। हेल्प किससे लेगा, मतलब इसकी प्रॉक्सिमिटी किसके साथ होगी, ऑब्वियसली फ्रेंच के साथ। इवन फ्रेंच की हेल्प से ये बोर्ड ऑफ एडमिरलिटी भी सेटअप करता है और 3 डॉकयार्ड बनाता है, मैंगलोर, वजेदाबाद एंड मोलिदाबाद। ये नेम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने 3 नाम नहीं हाईलाइट किया है, लेकिन 3 डॉकयार्ड बनाया है, वो हाईलाइट कर दिया है। हालांकि ये जो इसका सपना था कि अपना एक स्ट्रॉन्ग नेवल पावर बनाए, वो उतना फ्रूटफुल नहीं हो पाता है। ये वाला सपना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हुआ, कुड नॉट बिकम दैट मच सक्सेसफुल, बट ये कोशिश तो करता है।
बोर्ड ऑफ एडमिरलिटी बना के, 3-3 डॉकयार्ड बनाकर। फ्रेंच सोल्जर्स का फ्रांस में ही एक क्लब बनता था जिसको जैकबिन क्लब बोलते थे, ये फ्रांस में ही बना था। जैकबिन क्लब का एक ब्रांच यहाँ इसके कैपिटल सेरिंगपट्टम में भी होता है। यस, सेरिंगपट्टम वाज हिज कैपिटल, इनका कैपिटल था सेरिंगपट्टम। और यहाँ पे एक ट्री ऑफ लिबर्टी भी प्लांट किया जाता है फ्रेंच के हेल्प से, इसी जैकबिन क्लब के मेंबर के फॉर्म में। खुद टीपू सुल्तान वॉज अ मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, इसलिए इसको फ्रेंच सोर्सेस में सिटीजन टीपू के नाम से बुला रहे हैं। अब फ्रेंच के साथ इतना दोस्ताना चल रहा है तो ये ब्रिटिश को सो पसंद नहीं आएगा ना, और जब ब्रिटिश को पसंद नहीं आएगा तो फिर हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं गाइज? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। कम टू थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, इस बार टीपू सुल्तान वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक इमीडिएट रीजन चाहिए था, वो इमीडिएट रीजन क्या है? ट्रैवनकोर के राजा के ऊपर टीपू सुल्तान का अटैक करना। और ये जो ट्रैवनकोर का राजा है, ही वॉज प्रोवाइडिंग पेपर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके ऊपर किसने अटैक कर दिया? टीपू ने। इंग्लिश बोले अच्छा, जहां से हमको ब्लैक पेपर मिल रहा है तुम वहीं पे अटैक करोगे? छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो लड़ाई शुरू हो गई, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। इस बार ब्रिटिश को रिप्रेजेंट कर रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखो ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है परमानेंट सेटलमेंट वाला, इकोनॉमिक पॉलिसी में जिसके बारे में पढ़ते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस बार जब लड़ाई होती थी तो थोड़ा सक्सेस हेमू को भी मिला, थोड़ा सक्सेस टीपू सुल्तान को भी मिला, थोड़ा बैक ब्रिटिश भी गए, बट अल्टीमेटली कॉर्नवालिस ने सेरिंगपट्टम भी जीत लिया, मैंगलोर भी जीत लिया। बड़ी बुरी तरह से टीपू को हराया था, बुरी तरह से टीपू को हराया। नियरली हाफ ऑफ द मैसूरियन टेरिटोरी वॉज कैप्चर्ड बाय देम, जो आपस में इन्होंने बांट लिया था। इवन टीपू के ऊपर एक बहुत बड़ा वॉर इंडेमनिटी, अराउंड 3 करोड़ रुपए का वॉर इंडेमनिटी इंपोज किया गया था। इतना पैसा ये एक बार में तो नहीं दे पाया, 50% दिया, तो 50% के लिए इसको अपने बेटे को मॉर्गेज रखना पड़ा था। और वो बड़ी फेमस पेंटिंग है, बहुत फेमस इमेज है जो ब्रिटिश ने बनाया था, ये दिखाने के लिए कि देखो अगर हमसे पंगा लोगे तो तुम्हारा क्या हाल हम करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ब्रिटिश ऐसे ऐसे इमेजेस बनवाते थे। ये हमारा कॉर्नवालिस देख रहे हो कैसे घमंडी की तरह दिख रहा है, बेचारे 2 बच्चों को खींच कर ले जा रहा है। ये टीपू के 2 बच्चे हैं जो मॉर्गेज रखना पड़ा था कॉर्नवालिस के पास। ये गोरी चमड़ी वाले लोग, गोरे नहीं, दिल के बड़े काले थे। खैर, इस तरह से ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होता है। इसके बाद टीपू को फोर्स किया जाता है सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि आगे वेलेस्ली आने वाला है। टीपू सुल्तान सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। जब सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने से मना कर देता है तो फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर भी होगा। इस फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर से फाइनली टीपू लड़ते हुए मारा जाता है। वेलेस्ली के ही अंडर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा है। फाइनली टीपू डाइड इन द बैटल। टीपू के मरने के बाद वोडेयार जो हिंदू डायनेस्टी थी, वोडेयार डायनेस्टी, ये हिंदू मुस्लिम एंगल ब्रिटिश बड़े प्यार से प्ले करते थे, उनको वापस थ्रोन पे बिठाते हैं। वोडेयार्स इनके साथ सब्सिडरी अलायंस भी साइन करते हैं, सब्सिडरी अलायंस। इस तरह से एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होता है। और अब सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं बचता है, क्योंकि कार्नेटिक वॉर तो पहले ही जीत चुके हैं, 1799 आ चुका है। यही करना है आपको एंग्लो मैसूर वॉर में। अटैच कर दूंगा मैं ये माइंड में, कमेंट में सबको मर्ज करके। चलिए, और मैडमैन सर भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म दस्तक, दस्तक कई बार पढ़े हो तुम क्लास में, दस्तक। The term dastak during the Mughal period refers to a royal permit to or pass issued by the Mughal ruler. ठीक है, दस्तक यही था। A form of tax levied on goods in the Mughal empire. कोई टैक्स वैक्स नहीं होता था। दस्तक मतलब होता है नॉक करना। तो जब हम किसी के घर जाते हैं तो नॉक करते हैं ना, कि बिना नॉक किए तो नहीं चले जाते, नॉक करना चाहिए, एटिकेट से। और ये नहीं कि ब्रिटिश ने सिखाया था मे आई कम इन बोलना, हम भी किसी के यहाँ घर जाते तो दस्तक देकर जाते हैं।
तो दस्तक क्या था कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको नॉक करना पड़ेगा। नॉक करना पड़ेगा मतलब दिखाना पड़ेगा एक परमिट कि भैया हम यहाँ पर, हमारे पास परमिट है, हम ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हैं। ये था दस्तक। फर्स्ट इज करेक्ट। इट वॉज नॉट अ टैक्स, अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, बिल्कुल नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली वन, बन गया आंसर। ये तो गलत नहीं होना चाहिए, और गलत हो रहा है तो पिटोगे फिर तुम, नहीं गलत होना चाहिए। 9. Which of the following statements about Tipu Sultan is are correct? Tipu Sultan was the Sultan of Mysore and fought for 4 Anglo-Mysore war against the British as the ruler of Mysore. 4 Anglo-Mysore war थोड़ी लड़ रहा है वो तो सेकेंड एंग्लो-मैसूर वॉर के बीच से आता है। दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 4 एंग्लो-मैसूर वॉर नहीं लड़ रहा है एज ए सुल्तान। पहले वाले लड़ाई में तो वो तो मैसूर का सुल्तान भी नहीं था, तभी तो उसका फादर था। इवन सेकंड वाले लड़ाई में उसका फादर ही सुल्तान था। टीपू तो बीच में एंटर करता है, अभी देखा ना हमने। He was the first Indian ruler to introduce the use of rockets. Yes. टीपू सुल्तान died in the battle of पलासी। पलासी में कहाँ से मरेगा? पलासी में 1757 में मर जाएगा, तो फिर ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम कौन साइन करेगा? टीपू सुल्तान इज ऑल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट आपको चूज करना है। 2 and 4 कहीं दिख रहा है? यस, बन गया। और अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ आपसे, तो आज जो मैंने तुमको एंग्लो मैसूर वॉर के लिए पढ़ाया है, जो माइंड मैप से दे रहा हूं, आगे से नहीं गलत होना चाहिए। ओके? और पीवाईक्यू बना के जाते ना, तो वो भी गलत नहीं होता। तुम लोग को बोल बोल के थक गए कि पीवाईक्यू बनाओ। उस रोज युवराज भी आए थे ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले, वो भी बोले ना पीवाईक्यू करो। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू का भी पीवाईक्यू ही होता है ना, पिछले इंटरव्यू के स्निपेट्स। तो नहीं करोगे तो कैसे एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट करते हो क्वेश्चन बनना? सब बुक से पढ़ के रटने बैठोगे तो 5 साल लग जाएगा। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय परियोजना है, 5 साल बैठो क्लास में, बैठ के 5 साल पढ़ो, तो 5 साल तो नहीं देना है। तो इसलिए पीवाईक्यू से, टेस्ट से भी सीखना है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। कई बार क्लास में पढ़ाया है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। द ब्रिटिश पॉलिसी एम्ड एट सराउंडिंग अ राइवल पावर विथ फ्रेंडली स्टेट टू लिमिट इट्स इन्फ्लुएंस एंड सो प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ। हाँ, यही तो करते थे हम भी। अपने आप को क्या करते हैं, ये हमारा घर है, हम इसके चारों तरफ फेंस बनाते हैं। फेंस बनाते हैं ताकि अगर कोई एनिमी स्टेट है तो एंटर नहीं आ पाए। तो या तो एनिमी स्टेट को ऐसे सराउंड कर लेंगे अपने किसी दोस्त के हेल्प से, अपने किसी नेबर के हेल्प से, अपने किसी फैमिली के हेल्प से, जिससे इनडायरेक्टली हमारा प्रोटेक्शन हो रहा है, या अपने घर के चारों तरफ ही बाउंड्री बना लेंगे कि एनिमी नहीं आ पाए। एक ही बात है, बस उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में 2 अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है। इट वॉज स्पेशली डिजाइंड ओनली टू प्रिवेंट द एक्सपेंशन ऑफ द मराठाज। नहीं, मराठाज के साथ साथ इनको फ्रेंच का भी थ्रेट था। वो जो नेपोलियन राइज कर रहा था यूरोप में, उसका भी थ्रेट था। अफगानी थ्रेट बचे थे, सो सबके लिए, नॉट ओनली फॉर मराठाज। दैट्स वाई 2 इज नॉट करेक्ट। विच ऑफ द अबव आर करेक्ट? 1 ओनली। 2 क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है सिर्फ मराठा से बचने के लिए। क्यों भाई, मराठा के अलावा बाकी लोग भी थे ना, उनसे भी तो बचना था। 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding subsidiary alliance system. The subsidiary alliance system was introduced by Lord Cornwallis to curb the power of the Marathas. Okay, under the system Indian rulers were required to pay for the maintenance of British troops stationed in territory. Yes, the system was primarily aimed at preventing the expansion of French influence in India. Yes, correct. French influence को counter करने के लिए उसके बाद subsidiary alliance में फर्स्ट स्टेटमेंट में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस का इससे लेना देना नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट, रिंग फेंस पॉलिसी किसकी? हेस्टिंग्स की, वॉरेन हेस्टिंग्स। सब्सिडरी अलायंस किसका, मतलब किसने इफेक्टिवली यूज किया? वेलेस्ली ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इफेक्टिवली यूज किया? डलहौजी ने। चलिए, तो फर्स्ट तो गलत है। अंडर द सिस्टम इंडियन रूलर्स वर रिक्वायर्ड टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स स्टेशनड इन देयर टेरिटरी। बिल्कुल, सब्सिडियरी लैंड्स में यही कंडीशन था, ये रिंग फेंस में भी था, अभी भी होता है। अब इंडियन गवर्नमेंट, मान लो इंडियन गवर्नमेंट, हम तो हेल्प करते हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट ने यूक्रेन को हेल्प किया कि हम तुमको रसिया के अगेंस्ट हेल्प करेंगे, लेकिन खर्चा भी तो यूक्रेन से निकालेंगे,
फ्री का थोड़ा ही कुछ होता है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो निकाल ही लेंगे, राइट। चाइना भी तो निकालता है ना पाकिस्तान का हेल्प करके, श्रीलंका का हेल्प करके। तो सब्सिडरी लाइंस में यही था, ब्रिटिश ने बोला कि हम तुमको ट्रूप्स देंगे, रिंग फेंस में भी दे रहे थे, पर खर्चा तुम उठाओगे। इवन एक कंडीशन ये रख दिया कि इंडियन रूलर आर नॉट अलाउड टू कीप देयर ओन आर्मी, अपनी आर्मी नहीं रख सकते द सिस्टम। उसके बाद तुम ब्रिटिश एनिमी स्टेट के साथ रिलेशन नहीं बना सकते हो, फ्रेंच के साथ रिलेशन नहीं बना सकते हो, ये भी था। द सिस्टम वॉज प्राइमरली एम्ड एट प्रिवेंटिंग द एक्सपेंशन ऑफ द फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन इंडिया। सही, फ्रेंच इन्फ्लुएंस को प्रिवेंट करने के लिए, ब्रिटिश के अगेंस्ट जो भी पावर राइज कर सकता था उसको प्रिवेंट करने के लिए। करेक्ट ढूंढना है तो 2 और 3 ओनली है ना, बी में। 12 नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। नहीं, कई बार बताया हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज नॉट ओरिजिनली इन्वेंटेड और इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम, इट वाज अर्लियर यूज्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह ऑफ सिख एम्पायर। अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, if an Indian ruler died without a natural heir, his kingdom would be annexed by the British East India Company। हाँ, अगर राजा बिना नेचुरल एयर के, बिना बायोलॉजिकल सन के उसकी डेथ होती है तो उसकी टेरिटोरी को लैप्स कर लिया जाएगा, मिला लिया जाएगा इंडियन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटोरी में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने बोला कि भैया वैसे तो तुम्हारे यहाँ मिस गवर्नेंस होगा, तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारा नेचुरल एयर नहीं है, फिर तुम लोग आपस में लड़ोगे, हम ब्रिटिश ये नहीं चाहता है कि तुम आपस में लड़ो। ये अपने आप को सबका दादा समझते थे, लैप्स करवाते थे। झांसी का लैप्स होना एक मेजर रीजन था रिवॉल्ट का। द पॉलिसी अलाउड एडॉप्टेड हेयर्स टू सक्सीड। बिल्कुल नहीं। विच ऑफ द अबव आर नॉट करेक्ट? 1 and 3 ओनली। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements about the Anglo-Maratha War is correct? The first Anglo-Maratha War fought between the British East India Company and the Maratha Empire ended in a stalemate with no clear winner। मतलब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद कोई भी क्लियर विनर नहीं बना था। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कंक्लूडेड विद द ट्रीटी ऑफ सैलबाई। याद रखिएगा, देखो यहाँ पे तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और फिर नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, बट व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। अब ना एंग्लो मराठा वॉर के लिए फिर से बुक खोल के बैठ के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, शॉर्ट माइंड मैप बना सकते हो, शॉर्ट नोट बना सकते हो। अभी जिस तरह से मैंने तुमको एंग्लो मैसूर वॉर के लिए माइंड मैप बना कर दिया ना, तो अब तुम क्या करो, सेम उसी टाइप का खुद से मेहनत करो, खुद से। नहीं होगा तो बताना, और होगा कैसे नहीं, बिल्कुल होगा। पहले कोशिश करना, ऐसे नहीं कि तुरंत कि सर नहीं हो पा रहा है आप ही बना के दे दो। मैगी खाने के चक्कर में नहीं रहो, हर चीज चम्मच से खाने के चक्कर में नहीं, खुद से मेहनत करना सीखिए। स्पून फीडिंग बिल्कुल सही नहीं होता है। आप इसी बेसिस पे ना एंग्लो मराठा वॉर का भी माइंड मैप बनाओ, डेवलप करो। एंग्लो मराठा वॉर देखो, एंग्लो मराठा वॉर कंप्लीट, एक पेज में कंप्लीट। जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, किस वजह से वॉर हो रहा है, कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है, यही 3 फैक्टर तो डिस्कस करने होते हैं। बाकी सारी छोटी छोटी चीजें तो आती भी नहीं है एग्जाम में, रेलेवेंट भी नहीं है। डू दिस फॉर योर सेल्फ, करो अपने लिए। ये एक्सप्लेनेशन से भी पढ़ सकते हो, लेकिन अपने लिए शॉर्ट नोट बनाओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फरूख सियार फरमान। फरूख सियार का फरमान क्या था भाई? फरमान, फरमान मतलब इंपेरियल ऑर्डर, शाही आदेश। 1717 में दैट ग्रांटेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट टू ट्रेड विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटीज इन बंगाल। हाँ, ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल, यही तो था। करेक्ट। The Farmans of Farrukh Siyar were a significant factor in the growing autonomy of East India Company in Bengal and the weakening of Mughal control in the region। बिल्कुल, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड करने का राइट मिल गया तो फिर उनकी ऑटोनॉमी तो बढ़ेगी ही ना। ऑटोनॉमी बढ़ेगी तभी तो धीरे 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 इस हालात पे पहुंच गए कि मुगल एम्पायर को भी आगे चैलेंज कर दिया बैटल ऑफ बक्सर में। यस, करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है ना, बोथ 1 and 2। Next, which of the following statements regarding the first Carnatic War are not correct? The war was fought between the British and the French East India Company। ये तो करेक्ट है भाई, कार्नेटिक वॉर बोलते ही हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी को। द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वाज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूरोपियन पावर्स ओवर द कंट्रोल ऑफ इंडियन टेरिटोरीज। नहीं, समझाया है मैंने तुमको, माइंड मैप बनाकर समझाया है कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का मेन रीजन यूरोप में था। क्या था मेन रीजन? मेन रीजन क्या था? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ
सक्सेशन मेन रीजन। सेकेंड कार्नेटिक वॉर का मेन रीजन क्या था? सेकेंड कार्नेटिक वॉर का मेन रीजन था कार्नेटिक सक्सेशन डिस्प्यूट्स इन हैदराबाद एंड कार्नेटिक रीजन। थर्ड कार्नेटिक वॉर का मेन रीजन क्या था? फिर से यूरोप में 7 years वॉर इन यूरोप। तो फिर ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हुआ। कम टू थर्ड स्टेटमेंट। बहुत बड़े अच्छे से क्लास में पढ़े हो, ये सब क्वेश्चंस तो एकदम गलत नहीं करना एग्जामिनेशन में, टेस्ट में भी। द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस विच गिव द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द कार्नेटिक रीजन। फर्स्ट के बारे में बात कर रहे थे क्या? तो फर्स्ट में ट्रीटी ऑफ पेरिस कहां से आएगा? फर्स्ट कौन सी ट्रीटी से? एक्सला चैपल। तो फिर यहाँ पे सेकंड कौन सी ट्रीटी से? पौंडीचेरी। और फिर थर्ड कौन सी ट्रीटी से? पेरिस से। तो इनकरेक्ट पूछ रहा था क्या? हाँ, नॉट करेक्ट। 2 and 3 are not correct. 2 and 3 are not correct. नेक्स्ट देखिए, महाराजा रंजीत सिंह। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रंजीत सिंह द सिख रूलर। ही वाज द चीफ ऑफ सुकर चकिया मिस्ल। एकदम सही बात है, सुकर चकिया मिस्ल के रूलर थे। सुकर चकिया मिस्ल। सुकर चकिया मिस्ल क्या है? तो सुकर चकिया मिस्ल, मिस्ल मतलब यहाँ मिसल पाव नहीं समझ लेना, यहाँ पे विलेज को या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को, स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को विलेज ही समझो, मिस्ल बुलाया जाता था। एक यूनिट भी बुला सकते हैं, ठीक है। मिस्ल को एक फैमिली भी बुला सकते हैं, विलेज फैमिली। इनका एक कुनवा भी बुला सकते हैं। तो सुकर चकिया ग्रुप से, सुकर चकिया विलेज यूनिट से, सुकर चकिया फैमिली से बिलोंग करते थे महाराजा रंजीत सिंह। ही एस्टेब्लिश द सिख एम्पायर विथ लाहौर एज इट्स कैपिटल। एकदम सिंपल सा पॉइंट है, याद रखेंगे कि लाहौर को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया था। एंड समवेयर ही ऑल्सो यूज्ड अ पॉलिसी सिमिलर टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हालांकि नाम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं दिया, बस इन्होंने क्या किया कि अगले बाकी मिस्ल के या बाकी टेरिटोरी के राजा जब आपस में वॉर करने लगते थे सक्सेशन डिस्प्यूट के लिए, तो उन्होंने उसको खत्म करके उनकी टेरिटोरी को अपने में लैप्स करवाया था। That's why it is said that doctrine of lapse is not originally invented by Dalhousie. फिलहाल के लिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू भी हैं। बस वेट अ मोमेंट। चलिए, कम टू नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नोवेल आनंद मठ। आनंद मठ किन्होंने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, कई बार पढ़ा है तुम सबने। The novel is set during the Bengal famine of 1770. Yes, इसी बंगाल फेमिन के ड्यूरेशन में होता है सन्यासी रिबेलियन। अब सन्यासी रिबेलियन क्या है? तो सन्यासी जो लोग थे, जो लोग फकीर लोग होते थे, वो किस पे डिपेंड करते थे? दान दक्षिणा पे। लेकिन जब अकाल पड़ गया और ब्रिटिश की पॉलिसी जैसी थी जिसके वजह से अब दान दक्षिणा मिलना मुश्किल हो रहा है, अब ये जब गांव में आके दान दक्षिणा मांग रहे हैं, डोनेशन मांग रहे हैं, तो ब्रिटिश ने इनको डकैत डिक्लेयर कर दिया। सन्यासियों ने, फकीरों ने रिबेलियन कर दिया। यही सन्यासी रिबेलियन है। इसी के बैकड्रॉप पे आनंद मठ लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है सॉन्ग, जिसमें लिखी गई है कविता वंदे मातरम, जो आगे जाके हमारा नेशनल सॉन्ग बनेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट का मेन स्लोगन बनेगा स्वदेशी मूवमेंट से। The song Vande Mataram, which became a symbol of Indian nationalism, is a part of this novel. All three are correct. All of the above. वंदे मातरम याद है कि नहीं? किस किस को याद है बताना? नहीं याद है तो याद करो गधो तुम लोग, नेशनल सॉन्ग तो याद रखो। Consider the following statements regarding socio-religious reform movements in India during the 19th century. The Brahma Samaj was founded by Raja Ram Mohan Roy to abolish sati and promote monotheism. राजा राम मोहन राय सती को तो एबॉलिश करवा ही रहे हैं, इन्हीं के एफर्ट से सती एबॉलिश होती है। इंडिया में सोशल रिफॉर्म के फादर ऑफ इंडियन रिनाइसा, फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म। ही प्रोमोटेड मोनोथेइज्म। ये कहते थे कि हिंदुइज्म में, जैसे बंगाली थे ना राजा राम मोहन राय, तो ये बोले थे कि बंगाल में गॉडेस दुर्गा, गॉडेस काली और बाकी गॉड्स एंड गॉडेस की वर्शिप होती है। इसके वजह से काफ़ी रिचुअल्स, काफ़ी सुपरस्टिशंस अटैच्ड हैं। अब हम सिर्फ एक गॉड की वर्शिप करेंगे, उसका भी कोई फिक्स्ड फोटो या इमेज नहीं होता था। ब्रह्म समाज के किसी भी ऑफिस में फोटो लगाना या स्टैचू लगाना मना था। मोनोथेइज्म ही प्रमोट कर रहे थे। इसके वजह से कई लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया कि आप क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर रहे हो, वैसा नहीं था। द आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती एंड अपोज्ड आइडल वर्शिप। यस, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, बिल्कुल करेक्ट, आचार्य दयानंद सरस्वती। आइडल वर्शिप को अपोज कर रहे हैं कि नहीं, तो कॉमन सेंस लगाना है कि आर्य समाज मतलब आर्यन से रिलेटेड, मतलब वैदिक पीरियड से रिलेटेड, स्पेशली अर्ली वैदिक पीरियड, जहाँ पे आइडल वर्शिप नहीं होती थी, नेचुरल फॉर्म में वर्शिप होती थी। इसलिए तो वेद के जो हाइम है वो नेचुरल फोर्सेस को डेडिकेटेड है। करेक्ट।
द अलीगढ़ मूवमेंट लेड बाय सर सैयद अहमद खान एम्ड एट मॉडर्न एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है, फॉर मुस्लिम्स, बिल्कुल सही, एंड अपोज्ड वीमेन एजुकेशन। क्यों भाई, क्यों? सर सैयद अहमद खान तो सोशल रिफॉर्मर है ना गाइज, तो विमेन एजुकेशन क्यों डिस्करेज करेंगे, क्यों अपोज करेंगे? यहाँ पे अगर तुमने ध्यान नहीं दिया और इसको भी सही मान लिया है तो फिर तो गलती कर रहे हो। फिर सर सैयद अहमद खान आके तुमको एक चाटा लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है। रॉन्ग। 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वहाबी मूवमेंट इन इंडिया। वहाबी मूवमेंट के लिए देखो याद रखना है बस इतना ही जितना यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इसके लिए बैठ के खुद से 4 पेज का नोट्स नहीं बनाना है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो पे। It was aimed at purifying Islam by removing un-Islamic practices and returning to its original principle. वहाबी मूवमेंट जो है, वहाबी मूवमेंट के लीडर, ये वहाबी मूवमेंट के लीडर चाहते थे कि फिर से सल्तनत रूल इस्टेब्लिश हो, फिर से इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश हो, और इसलिए जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं वो सब खत्म हो। अब ब्रिटिश उसके रास्ते में एक अड़ंगा थे, क्योंकि इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश करना है तो ब्रिटिश के तो साथ रहते हुए हो नहीं सकता। दैट्स वाई ये ब्रिटिश के अगेंस्ट भी मूवमेंट बन गया। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, इतना ही पढ़ना है, दैट्स इट। चलिए आगे भी कभी क्वेश्चन में मिलेगा तो कुछ और पॉइंट देख लेंगे, बाकी हमें वहाबी पे रिसर्च करने नहीं जाना है। नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट उलगुलन। अभी तुमको मैंने ट्राइबल मूवमेंट के ऊपर स्पेशल लेक्चर लेके तुम्हारा मैंने पूरा करवाया है। ट्राइबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप ट्राइबल मूवमेंट के लेक्चर में जाइए, देखिए आपसे बनेगा। यूट्यूब पर भी पड़ा है, और जो स्मार्ट के स्टूडेंट है तुम्हारे एप्लीकेशन में भी है, MCQ भी है साथ में। ग्रेट रिबेलियन या उलगुलियन के बारे में स्टेटमेंट, इट वाज लेड बाय बिरसा मुंडा। जो मुंडा कम्युनिटी है वो इनको भगवान बिरसा मुंडा अभी बुलाती है, याद रखिएगा, भगवान बिरसा मुंडा काफी रेस्पेक्टेड फिगर है। इन द छोटा नागपुर झारखंड रीजन अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड एक्सप्लॉइटिव लैंडलॉर्ड्स। सही, एक्सप्लॉइटिव लैंडलॉर्ड्स जिनको दीकू बुलाते थे, दीकू, डाकू। द मूवमेंट एम्ड टू एस्टैब्लिश मुंडा राज एंड प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंड राइट्स। सही। द उलगुलन रिबेलियन रिजल्टेड इन द इमीडिएट एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। इमीडिएट एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम तो आजादी तक नहीं हो पाया था, तब तो जमींदार रह गए। करेक्ट ढूंढना है, 1 and 2 आर करेक्ट। ऐसे करके बनाना है हमें, दिस इज द वे, दिस इज द अप्रोच फॉर एनालिसिस। अभी पार्ट 1 में इतने क्वेश्चंस, फिर पार्ट 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा मैं, बट अप्रोच सीखना है। एक क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ तो उससे अप्रोच सीखना है ताकि नेक्स्ट एग्जामिनेशन में काम आए। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।